ये बात तो बताना बहुत ज़रूरी है कि कौमी असम्बली हो या फिर सेनेट हो, जो भी करारदादें इस तरह की मंजूर होती हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये बाइंडिंग है ऑन द गवर्नमेंट या जो भी। अगर इस केस में अगर आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है इंतखाबात करवाना, क्योंकि फैसला तो उन्होंने करना है और वही जो निगरान वज़ीर इत्तलात है उन्होंने ये कहा है। तो हाइप ज़्यादा है, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि गिवन द करंट सिचुएशन इस पर एक आध दिन डिबेट तो होगी कि हम मौजूदा सूरत हाल में अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वजह तो जो बताई गई है कि जी सिक्योरिटी वजूहात की वजह से, और जो मौसम है विंटर है, कई इलाकों में शायद बर्फ़ भी पड़ेगी जब 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। बट आई डोंट थिंक सो दैट जो इवन नून लीग भी इसको अपोज कर रही है, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सपोर्ट करेंगे ऐसे मूव को। देखिए कामरान, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, और इस जिस किस्म का रिएक्शन इस करारदाद के ऊपर आ रहा है, मेरा ख्याल अभी भी कम आ रहा है, इसे ज़्यादा आना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो मूव्स होती हैं वो समटाइम्स इसलिए लॉन्च की जाती हैं कि जो वोटर है उसको टेस्ट किया जाता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, सिविल सोसाइटी का रिएक्शन क्या होगा। तो जितना भी इसको अगर कोई रिएक्शन दे रहा है तो वो कम दे रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ रिएक्शन। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों ने ये रेजोल्यूशन मूव किया और कहां से हुई है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेनेट, जिसको ईवान बाला कहा जाता है, जो पार्लियामेंट में अपर हाउस कहलाता है, और वहां से इस किस्म की रेजोल्यूशन का आना है, जो कि जो वफाक है उसकी जो सबसे अहम इकाई है वो सेनेट है। वहां से अगर क्यों आप इस तरह की रेजोल्यूशन का आने का मतलब ये है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आई होप कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये याद रखें ना कि इस वक्त कितने मेंबर हैं, आई थिंक 102 हैं। ये नहीं है कि 14 लोग उस वक्त मौजूद थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 लोग वहां पे मौजूद थे, और उसमें बिल्कुल आप ठीक कह सकते हैं कि आप वोटर आप टेस्ट करें। मैं उसका एक काउंटर नैरेटिव ये भी है, बिल्कुल इस पर ठीक है, हमारे यहाँ ऑब्वियसली डिस्कशंस तो आज सारा दिन इस पर होती रही हैं। अगर सिर्फ करारदाद पास करने से लेट्स से कि जी कोई तब्दीली आ जाती तो आई एम श्योर कि इस वक्त कश्मीर भी आज़ाद हो जाता, फ़लस्तीन भी आज़ाद हो जाता। रियलिटी भी बताना बहुत ज़रूरी है। अगर जो लोग समझते हैं, जो भी इसके पीछे जो भी अगर करवाना, अगर किसी की ख्वाहिश है कि इलेक्शन मुलतवी हो, तो वो सिर्फ एक करारदाद मंजूर करवाने से, सेनेट से नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि 8 फरवरी की जो तारीख है वो पत्थर पर लकीर है, वो तब्दील नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं उन लोगों को, उन शख्सियात को, उन सेनेटर्स को मैं देखूंगा जिन्होंने ये मूव किया है। इसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के वो मेंबर्स भी हैं, और फ्रैंकली मैंने उनको बड़ी माइन्यूटली और क्लोजली उनको मैंने कवर किया हुआ है। और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ मफादात को हमेशा पैडल करते हुए स्टैंडिंग कमेटीज में नजर आते हैं। वो मैंने उनको बहुत कम देखा किसी नेशनल इंटरेस्ट का जो इशू है उसके ऊपर वो स्टैंड ले सके। इनके बिजनेस मफादात इन लोगों के इतने स्ट्रांग है, इसलिए ये लोग वल्नरेबल भी होते हैं इस तरह की मूव्स की। बहरहाल उसका जो एक रिएक्शन आना था वो आ गया। स्टॉक मार्केट इमीडिएट उसमें एक बड़ा डिप आया, बाद में थोड़ी सी रिकवर भी हुई, फिर भी नेगेटिव के ऊपर कोई 125 पॉइंट के ऊपर स्टॉक मार्केट आज क्लोज हुई। मोर देन दैट, लेट्स अस्यूम के इलेक्शन जो है वो डिले हो जाते हैं, उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या नुकसान होगा। इस वक्त की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान एक ऑक्सीजन के ऊपर चल रहा है, और ये जो पिछला IMF का रिव्यू था वो मोर देन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, वो पॉलिटिकल फंडामेंटल्स के ऊपर वो कंप्लीट हुआ है, जिसका 11 जनवरी को बोर्ड ने अप्रूवल देना है, और फिर $700 मिलियन की आपको ट्रांच आनी है। इलेक्शन इज वेरी क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तो है ही है। अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते, IMF का अगला जो जायजा मिशन आना है उसने फरवरी में आना है टेंटेटिवली, वो शायद थोड़ा बहुत उसके स्केड्यूल में चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। तो अगर वो जायजा मिशन नहीं आता किसी वजह से भी, तो आपकी अगली जो ट्रांच है $1.2 बिलियन की, वो ताखीर का शिकार होगी। ना सिर्फ वो ताखीर का शिकार होगी, उसके साथ ही दूसरा इशू उसके अंदर ये होगा कि अगला जो प्रोग्राम है जो 3 साल का हमने नेगोशिएट करना है, जिसपे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर, वो बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि हमें एक लॉन्ग टर्म एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जाना पड़ेगा, उसके ऊपर भी इसका इंपैक्ट आएगा। तो जो भी लोग इस तरह की मूव्स कर रहे हैं, वो सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो देख लें। एक खबर मैंने भी इस हवाले से की थी कुछ हफ्ते पहले कि जब पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि नवंबर में वैसे इलेक्शन होना थे, जब नहीं हुए तो जो मगरबी ममालिक हैं, दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। तो उनका एक क्वाइट मैसेज जो है, जो भी पाकिस्तान में जिम्मेदार लोग हैं उनको दिया गया है कि अगर तो फरवरी तक तो ठीक है, एक रीज़न दी हुई है कि जी नई जो मरदमशुमारी की बुनियाद पर उसको रीड्रॉ करना था कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, फेयर इनफ, लेकिन अगर फरवरी से बियॉन्ड ये इलेक्शंस डिले होते हैं
तो देन दे विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट एज वेल. सो इतना आसान नहीं है. और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बात की कि जो इस वक्त हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है और विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो आ नहीं सकता, तो इस हवाले से आई थिंक रिएक्शंस भी आए हैं. तो शहरी रहमान जो पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडर हैं, उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया जब ये सेनेट से करारदाद पास हुई, या ये पहले वो देखते हैं. अगर हम नजरियाती नहीं होते तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती. ठीक है जी. और मैं ये आपसे वजाहत से कहना चाहूँगी कि कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि रास्ता सामने क्या है और मुल्क मुश्किलात और बहरानी कैफियत से गुजर रहा है. ख़ासतौर से इक्तिसादी जो लोगों के सूरत हाल है इस वक्त, लोगों के जेबों पर डाका डल रहा है, इन्फ्लेशन, अफरात ज़र, बेरोज़गारी, इन्हीं के ख़िलाफ़ हमारी जद्दोजहद है और इन्हीं के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं. हम किसी दूसरी पार्टी से भी कोई लड़ाई झगड़े की कैफियत में नहीं है, क्योंकि मालूम है सूरत हाल क्या है. जी, शहरी रहमान वही बात कर रही हैं जो शहबाज आप कर रहे थे कि इस वक्त जिस तरह के इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो हालात हैं, जो महंगाई की सूरत हाल है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान फर्दर अनसर्टनिटी का शिकार नहीं हो सकता. मतलब इलेक्शन डिले का मतलब यह है कि फिर हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा. और ऐसी सूरत में IMF का आपने जिक्र कर दिया, उसके बाद फिर अदर जो हमारे अपने प्लान्स हैं, इकोनॉमी को रिवाइव करना है, इन्वेस्टमेंट लानी है, तो फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन में कोई भी जो मुल्क है, कोई भी सरमायाकार है, वो ऐसी सिचुएशन में कभी भी अपना पैसा नहीं लगाएगा. डेफिनेटली नहीं लगाएगा. देखें, यहाँ पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो इस चीज़ पे पैसा अपना होल्ड कर लेता है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, उसकी क्या पॉलिसी होगी, ये रहते हैं नहीं रहते हैं. अगर ये इलेक्शन डिले भी हो जाते हैं, केयर टेकर्स 1 महीना रहते हैं, 2 महीने रहते हैं, 4 महीने रहते हैं, 2 साल रहते हैं, फिर किसी को कुछ पता नहीं है ना. जब आईनी आपने एक वायलेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है 90 दिन वाली, लेकिन इसको कंक्लूड इस चीज़ के ऊपर कामरान करते हैं कि 3-4 पॉजिटिव चीज़ें. अबव ऑल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उनसे जो एक स्टेटमेंट एट्रीब्यूट हुई थी फ्रॉम अमेरिका कि इलेक्शन फरवरी में ही होंगे, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट. उनका जी लॉजिस्टिक रीजन की वजह से 1-2 दिन या कुछ दिन उनका ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ही सेइंग कि इलेक्शन होंगे. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी जजमेंट आ चुकी है. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो कह चुके हैं कि हम तैयार हैं. और चौथी और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के सिनारियो में चीज़ है, जो निगरान वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक हमें किसी जगह से ये रिक्वेस्ट नहीं आई कि आप सिक्योरिटी की वजह से या किसी और वजह से आप इलेक्शंस को मुलतवी कर दें. तो लेट्स होप कि अभी भी 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे और ये जो मूव हुई है ये यहीं पे खत्म हो जाएगी, इसको स्कटल कर दिया जाएगा. अब 8 फरवरी की आपने बात की, ज़ाहिर है कि इन द मीनवाइल जो भी ये खबरें चल रही हैं, जो शेड्यूल है उसके मुताबिक कागजात नामजदगी भी जमा हो रहे हैं. और उसमें इंटरेस्टिंग जो एक फैक्ट सामने आया है, ऑब्वियसली हमारी जो पार्लियामेंट है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये हम पर टैक्स आयद करते हैं. और जो इंटरेस्टिंग नंबर आया है, जो अभी तक के उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और FBR की तहकीकात के मुताबिक 3 में से 1 उम्मीदवार ऐसा है जो हमारे टैक्स के कावानीन है उसे कंप्लाई नहीं करता, यानी कि वो अपना जो सालाना रिटर्न है वो भरता नहीं है, या गुज़श्ता 3 सालों में अगर पहले उसने रिटर्न भरी थी तो अभी वो उसे कंप्लाई नहीं कर रहा. तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी अलार्मिंग चीज़ है, हैरानकुन भी नहीं है. बट आई बिलीव कि आई थिंक ये कानून में जब हम क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आई थिंक ये भी एक शक होनी चाहिए कि जो शख्स अपनी जो टैक्स अदा नहीं करता और अपनी रिटर्न भरता नहीं है वो एलिजिबल नहीं होना चाहिए इलेक्शन लड़ने का. देखिए, ये खबर कुछ ऐसे है कि इन्होंने कोई 28,000 जो नॉमिनेशन पेपर्स थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो FBR के साथ शेयर किए स्क्रूटनी के लिए. उसमें जो इनसे पूछा गया कि क्या ये लोग फाइलर्स हैं या नहीं, और इलेक्शन कमीशन ने क्यों पूछा कि जो इसकी नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाने की गाइडलाइन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हर जो उम्मीदवार है वो उसको गुज़श्ता 3 साल के उसको इनकम टैक्स के जो गोशवारे हैं वो जमा करवाने हैं. तो जब FBR ने स्क्रूटनी की 28,000 के डाटा की, तो उसमें से तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 4300 ऐसे लोग थे जिसने किसी 3 सालों में से किसी 1 साल में अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था. ये बहुत बड़ी एक रेशो थी. उसके अलावा तकरीबन 5,000 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने जो FBR के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है. तो मतलब ये जो बंदा टैक्स निज़ाम के अंदर है ही नहीं, एक तो वो है जो किसी 1 साल में फाइलर रहा, किसी 1 साल में नहीं रहा, वो रजिस्टर्ड FBR है. दूसरा ये है कि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है. तो दोनों को अगर मिला लें, आपको 9,300 के करीब आपके जो उम्मीदवार हैं वो जो पाकिस्तान के जो टैक्स के कानून है उसकी वो वायलेशन के ऊपर है. और आप कानून की बात करें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कौन शख्स टैक्स देने का जो है वो एलिजिबल है या उसको टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए, उसके तहत जो शख्स जिसकी जो आमदन है वो 6 लाख एनुअल
और या 1000 सीसी कार उसके नाम है तो उसे अपना टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। तो आई थिंक जितने घर उसके प्रॉपर्टी हो, और डू यू थिंक कि जो हमारे आम इंतखाबात लड़ते हैं जो भी कैंडिडेट हैं, क्या वो इतने गरीब होंगे कि उनकी 6 लाख सालाना आमदन नहीं होगी, उनके पास 1000 सीसी गाड़ी नहीं होगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी ऐसा, शायद एक आध को हो कैंडिडेट ऐसा, आई डोंट थिंक सो। एक आध होता है हमेशा, खासतौर पर जमात इस्लामी के जो कुछ कैंडिडेट्स थे, इवन के उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स भी थे, उनकी सिचुएशन ये ऐसी थी। बट आप कह सकते 99% सेफली ऐसे हैं। और फिर जो खर्चा होता है इलेक्शन का, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है इनका। इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, बल्कि उससे पहले जो मेरा ख्याल इस पे जो कमजोरी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। उनको इस चीज को इंश्योर करना चाहिए था कि हर वो पर्सन जो जिसका नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होगा वो वही होगा जो पाकिस्तान के टैक्स के जो कानून है उनसे कंप्लाई करेगा। और इन हालात में जब पाकिस्तान को अशद जरूरत है कि उसकी टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़े, उसकी जो टैक्स बेस है वो बढ़े, तो इस किस्म के काम बढ़े। इसके अंदर नाज़रीन एक और भी एक जो फैक्ट है, ये फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2019 की टैक्स डायरेक्टरी जो थी वो 2022 में जारी की गई, और उस टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक जो सेनेट और कौमी असेंबली के मेंबरान थे 392, उन्होंने मिला के कुछ 476 मिलियन रुपए का उस साल टैक्स पे किया था।